नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव की आहट धीरे धीरे आने लगी और उसके साथ ही मोदी से नफरत करने वाले और हिंदुत्व से नफरत करने वाले दो तरह के, दरअसल जो है ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये अब चुनाव पर बात करने लगे हैं। इनका चुनाव से कोई नाता नहीं है, इस देश से, इस देश के मतदाता नहीं हैं, लेकिन ये चुनाव पर बात कर रहे हैं। दो लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा बात करूँगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन की और रघुराम राजन की। दोनों दुनिया के विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो ये अपना अर्थशास्त्र वाला, इकोनॉमिस्ट वाला चश्मा उतार देते हैं और एक नया चश्मा लगाते हैं, पॉलिटिशियन वाला। ये नेता बन जाते हैं और नेता की तरह बात करने लगते हैं, और पक्षपाती नेता की तरह। और हमेशा इनकी बात में अगर आप देखेंगे तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई कोई बात नहीं दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के घोर विरोध में, हिंदुत्व के घोर विरोध में जाती हुई इनकी बातें दिखेंगी। अमर्त्य सेन इस समय मुंगेरी लाल बन गए हैं, उनके हसीन सपने हैं। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया है। अब इंटरव्यू किस कारण दिया न्यूज़ एजेंसी को? किसी अर्थशास्त्र के मुद्दे पर नहीं, दुनिया की में जो आर्थिक स्थिति है दुनिया की, उसके बारे में नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, भारत की राजनीति के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने शुरुआत की। जो मैंने एजेंसी पर देखा उसके अनुसार कह रहा हूँ, क्रम उसका उल्टा भी हो सकता है। उनका इंटरव्यू में सीए से उन्होंने कहा, सीए के पीछे जो है मोदी सरकार की जो मंशा है वो देश में माइनॉरिटी, उनका मतलब था, नाम नहीं लिया, मुसलमान, उनकी भूमिका को कम करना। अब कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति अगर उसने सीए का कानून पढ़ा है, सुना है, संसद में बहस सुनी है, उसके बाहर जो लेख छपे हैं, जो विश्लेषण छपे हैं, उन सबको पढ़ा है, देखा है, तो ये बात नहीं कह सकता। सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए उनकी भूमिका को ज़्यादा करना या कम करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये एजेंडा सूट नहीं करता अमर्त्य सेन को। ये एजेंडा उनके माफिक नहीं आता। वो जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उसमें फिट नहीं बैठता। उसमें फिट यही बैठता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है। उसको दिखाइए कि मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है, वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना चाहती है। वो जो कहते भी हैं इंटरव्यू में, वो मेजॉरिटेरियन जो है वो राज जो स्थापित करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। इससे उनको तकलीफ़ है। इसके अलावा उनको बड़ा भरोसा है क्षेत्रीय दलों पर कि अगर क्षेत्रीय दल मिल जाएं तो फिर बीजेपी को हराया जा सकता है। वो कहते हैं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। क्षेत्रीय दल अगर मिल जाएं तो निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। अब देखिए कि ये जितने भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी हैं, जब ये चुनाव की बात करते हैं तो इनकी नज़र कुछ राज्यों पर ख़ास तौर से होती है। उन राज्यों पर जहां बीजेपी को 90% से ज़्यादा या 100% कामयाबी मिली, उन राज्यों की बात करता हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 40 सीटें हैं, बीजेपी उनमें से 38 सीटें जीती। राजस्थान में 25 की 25, गुजरात में 25 की 25, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4, उत्तराखंड में 5 की 5, बिहार में 40 में से 39, हरियाणा में 10 में से 9, और उसके अलावा कर्नाटक में 28 में से 25। ये कुल मिलाकर लोकसभा की 177 यानी 177 सीट्स होती हैं। इनमें से बीजेपी 170, 170 जीती। तो अब कैलकुलेशन क्या है उसका? कोई ज़मीनी आकलन नहीं है, कोई ज़मीनी रिपोर्ट के आधार पर बातें नहीं कही जा रही। कहा यह जा रहा है, ये बात शशि थरूर ने भी शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये जो परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने इन राज्यों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जहां लगभग जो है 90%, 100% परफॉर्मेंस रही है 2019 के चुनाव में, 2024 में उसको बीजेपी रिपीट करे ये असंभव है। तो बीजेपी की सीटें कम ही होनी है। आप याद कीजिए, इनमें से ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी ने 2014 में भी इसी तरह की सफलता हासिल की थी।
तब भी 2019 में कहा जा रहा था कि वो परफॉर्मेंस रिपीट करना मुश्किल है, कि गुजरात में 26 की 26 आ जाएंगी, राजस्थान में चूँकि 2018 में सरकार जो है गिर चुकी थी बीजेपी की, बीजेपी हार चुकी थी बहुत बुरी तरह से, तो ये था कि 25 की 25 का तो सवाल ही नहीं है। इसी तरह से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, तो कहा गया कि जो है पिछली बार जो है 29 में से 27 जीती थी, इस बार तो सवाल ही नहीं इतना जीतने का। और छत्तीसगढ़ में तो सबसे बुरी तरह से हारी थी बीजेपी, लगभग सफाया जैसा हो गया था। वहाँ के लिए कहा जा रहा था कि यहाँ तो बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। जब चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव का नतीजा आया, तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीती, छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें जीती, इसी तरह से हरियाणा की 10 में से 9 सीटें जीती, बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती, और कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती, और एक सीट पर उसके समर्थन वाली निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। तो ये कहना कि चूंकि इसमें सब सीटें ले गए थे पिछले चुनाव में, इसलिए कम हो जाएंगी, ये किसी भी चुनावी विश्लेषण का आधार नहीं हो सकता कि इसमें बहुत अच्छा किया था इसलिए इस बार खराब करेंगे। ऐसा बदला क्या है? कोई राजनीतिक बदलाव हुआ है? ज़मीन पर कुछ बदला है? 2018-19 की तुलना में इस बार देखें, 2018 में कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बन गई थी, 2019 में जब चुनाव हुआ तो उनकी सरकार थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में अब भी है, उस समय भी थी, छत्तीसगढ़ में भी थी। तो इन सरकारों के होने के बावजूद, और अभी इन राज्यों में फिर से चुनाव होने वाला है, कर्नाटक में भी, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी, जिसमें से छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी की जीतने की संभावना ज़्यादा है बजाय हारने की आशंका के। इसके बावजूद ये कोई राजनीतिक परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो, बीजेपी के खिलाफ हवा चलने लगी हो, बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा नैरेटिव विपक्ष खड़ा करने में कामयाब हो गया हो, तब तो बात समझ में आती है। ये कहने का अर्थ समझ में आता है कि बीजेपी की जो परफॉर्मेंस 2019 में थी उससे कम हो जाएगी। अब मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि जो बीजेपी के 3 गठबंधन के साथी छूटे, बिहार में जेडीयू, पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, उनकी वजह से घाटे का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि घाटा अगर होगा तो वो एनडीए को होगा। तो एनडीए उस स्वरूप में रहा नहीं, उसका घाटा हो सकता है। लेकिन बीजेपी जितनी सीटें अपने दम पर जीती थी, जैसे बिहार में 17, इसी तरह से 23 सीटें महाराष्ट्र में और 2 सीटें पंजाब में जीती थी, उससे उसकी संख्या कम होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। तो लेकिन ये विश्लेषण अपनी जगह है। अमर्त्य सेन का जो कहना है, फिर उस पर लौट कर आता हूँ, उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही जिसकी वजह से मेरा ये वीडियो बनाने का मन हुआ। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। अब आप देखिए, ये लोग हैं जो पुरोधा हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, जो पुरोधा हैं डेमोक्रेसी के, दावा करते हैं। ये पुरोधा हैं लोगों को जीने का अधिकार देने के डॉक्ट्रिन के। और पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ से पूरी तरह से आंखें बंद कर ली हैं, जैसे शुतुरमुर्ग आंधी आने पर आंख बंद करता है, उस तरह से। इनको 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा नज़र ही नहीं आती, पिछले 11 साल की हिंसा नज़र नहीं आती इनको। जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का शासन था तो 34 साल की हिंसा कभी नज़र नहीं आई। तब इनको डेमोक्रेसी की याद नहीं आई, तब इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की याद नहीं आई। याद कहाँ आती है? जब एक पहलू खान या एक अखलाक मारा जाता है, तब अवार्ड वापसी गैंग के साथ ही सब लोग स्वर में स्वर मिलाने लगते हैं। तो इनका लॉपसाइडेड जो है ये जो एजेंडा है वो इसीलिए काम नहीं करता, इसीलिए लोगों के गले नहीं उतरता कि ये सब झूठ पर आधारित है। जो सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई है, दिखाई दे रही है, उसको ये लोग देखना नहीं चाहते अगर इनके मन मुताबिक नहीं है तो ये अमर्त्य सेन। इसी तरह से रघुराम राजन हैं, वो हर समय पिछले जो है 8 साल से, मतलब 8 साल कहें बल्कि 2016 से कह लें, जब वो आरबीआई के गवर्नरशिप से हटे
हालांकि उस समय भी खिलाफ ही थे, उसके बाद से लगातार भारत के खिलाफ, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, भारत की राजनीति के खिलाफ बोलते रहे हैं। और अभी हाल ही में वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, उनके साथ चले, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो किस खेमे में खड़े हैं। तो अगर आप इस खेमे में खड़े हैं तो फिर इसमें कोई एतराज़ नहीं है, आप किसी भी खेमे में खड़े हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के साथ हो सकते हैं, किसी भी नेता के समर्थक हो सकते हैं, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। फिर निष्पक्ष होने का दावा मत कीजिए, न्यूट्रलिटी का जो क्लेम है उसको छोड़ दीजिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। तो ये इन लोगों के ये जो हसीन सपने, उन्होंने, अमर्त्य सेन ने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि ममता बनर्जी देश भर में जो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ माहौल है उसमें लोगों को जोड़ पाएंगी कि नहीं, उनकी उस क्षमता के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के सर्वथा वो योग्य हैं। उनको उम्मीद वैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से भी है। तो चुन चुन के ऐसे लोगों से जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, आप ध्यान दीजिए, जिन लोगों की ये बात करते हैं, जिन लोगों का नाम लेते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हैं, उन सब के बारे में देख लीजिए, ये बहुत अच्छा बोलेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। और ये बात इससे साबित होती है कि कांग्रेस पार्टी की बात आई तो उन्होंने कहा बहुत कमज़ोर हो गई है। हालांकि नेशनल विजन केवल उसी पार्टी के पास है और किसी क्षेत्रीय दल के पास नहीं है, लेकिन वो कमज़ोर हो गई है, वो बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं। सवाल यह है क्यों? इसलिए कि इनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश कर रही है, इसलिए नाराज़गी है। MK स्टालिन या ममता बनर्जी ऐसा नहीं कर रही हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनको मालूम है कि पश्चिम बंगाल से बाहर ममता बनर्जी 5 वोट नहीं दिला सकती, तमिलनाडु से बाहर MK स्टालिन 2 वोट नहीं दिला सकते, लेकिन ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसा सपना तो मुंगेरी लाल ने देखे होंगे, अब अमर्त्य सेन देख रहे हैं, लेकिन ये सपना भारत की जनता पूरा नहीं होने देगी, इसको साकार नहीं होने देगी। ये इनको भी दिल के अंदर पता है कि भारत के लोगों ने अपना मन बना लिया है। जो रिज़ल्ट 14 में आया, जो 19 में आया, उसी तरह का रिज़ल्ट 24 में भी आएगा। बात सिर्फ इतनी है कि सीटें कितनी बढ़ेंगी। मैं अभी की जो परिस्थिति है, अभी हालांकि 13-14 महीने हैं, मैं अभी की परिस्थिति के हिसाब से मेरा जो आकलन है कि बीजेपी की जो 303 सीटें हैं अपनी, उनमें से एक भी घटने वाली नहीं है। किसी राज्य में कुछ घट सकती है तो दूसरे राज्य में बढ़ सकती है। तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऐसे कई राज्य हैं जहां बीजेपी पहले से बेहतर करने वाली। हाँ, पश्चिम बंगाल भी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहले से यानी 2019 से बेहतर करेगी, इसकी पूरी संभावना है। तो मुंगेरी लालों को ये हसीन सपने देखने दीजिए, उनके पास भी 14-15 महीने का समय है ये सपने देखने का, खुश होने का, तो उनको खुश हो लेने दीजिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।